Welcome again, friends, to YouTube channel The Weirdos. Today we'll be starting with the inheritance and variation. We are starting with the 12th chapter biology. हम ये एक जेनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम इसको क्या करते हैं बहुत ही धीरे धीरे से और हर एक पार्ट में डिवाइड करके हम क्या करेंगे इसको स्टडी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो as you see, right, the name is inheritance and variation। जब मैं inheritance and variation बोलता हूँ तो इसमें दो शब्द है, एक है inheritance और दूसरा है variation। कैन यू सी द पिक्चर? तो अगर आप पिक्चर देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा डीएनए, राइट, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट, देन आपको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, देन यू कैन सी चिल्ड्रंस, राइट। तो ये सारी जो चीजें आपको दिखती है ये बेसिकली है क्या? ये हमारे स्पीशीज है और ये हमको बायोडाइवर्सिटी देखने मिलता है थ्रू आउट द प्लानट। ठीक है, विद इन द स्पीशीज की भी अगर मैं बात करूँ, ह्यूमंस की भी मैं बात करूँ, तो डेफिनेटली वी हैव द डिफरेंस। हमारे अंदर सिमिलैरिटी भी है, हमारे अंदर वेरिएशंस भी है। तो जो चैप्टर डील करता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है या फिर ऐसा कौन सा एक पैरामीटर है जो इनहेरिटेंस या फिर वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जैसे मैंने ह्यूमंस का एग्जांपल लिया। ह्यूमंस, दो दे आर राइट, वी आर सिमिलर, हमारे मतलब अगर हम देखेंगे इसके स्किन कलर, राइट, हमारे हाइट, हमारे मतलब रहने रहने का रहन सहन का ढंग, बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी है और बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। तो जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, जेनेटिक्स की, तो सबसे पहले समझते हैं जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स एक लाइफ साइंस। जब मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ, बायोलॉजी आता किसके अंदर है, राइट, इट कम्स अंडर अ लाइफ साइंस। ठीक है, इट कम्स अंडर लाइफ साइंस। तो मैं लाइफ साइंस की बात करूंगा यहाँ पे, राइट। तो लाइफ साइंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, राइट। टॉपिक मीन्स व्हाट, एक ब्रांच है स्टडी का। उस लाइफ साइंस के अंदर आपके जैसे हम बोलते हैं, राइट, वी हैव द बॉटनी, वी हैव जूलॉजी, वी हैव डेवलपमेंटल बायोलॉजी, हमारे पास साइटोलॉजी है, वायरोलॉजी है, राइट, इकोलॉजी है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्टडीज होती है। उसमें आपका एक पार्ट है जेनेटिक्स। तो जब मैं जेनेटिक्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक आता है हेरिडिटी एंड सेकेंड वन इज इनहेरिटेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड नो डिफरेंस। तो दोनों को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी या फिर आपका जो इनहेरिटेंस है, बोथ आर सेम। बट इफ यू आस्क मी, ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। जब मैं हेरिडिटी के बारे में बात करता हूँ तो हेरिडिटी मीन्स ये पासिंग, राइट, हेरिडिटी मीन्स द पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और इस वो किस तरह से होता है, बेसिकली जो पासिंग होता है वो कैसे होता है, राइट, उसका जवाब कौन देता है, इनहेरिटेंस। सो इफ यू आस्क, राइट, द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन मतलब क्या? यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक आपका है पेरेंट, सेकेंड आपका है ऑफस्प्रिंग, राइट। तो ये जो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और ये पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कैसे होता है, राइट, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन से फैक्टर्स इसको गवर्न करते हैं, वो मुझे अगर स्टडी करना है तो वो इसके अंडर आता है। द फिनोमिनन इज टर्म्ड एज इनहेरिटेंस। सो बेसिकली हमको पता है कि फ्रॉम मॉम एंड डैड व्हाट वी गेट दी डीएनए। तो अगर हम अपने मम्मी डैडी से बात कर, अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ सॉरी, अगर हम देखेंगे कि मॉम डैड से हमको मिलता क्या है, तो बेसिकली व्हाट वी गेट डीएनए, राइट, वी गेट डीएनए। तो ये डीएनए क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट। अगर मुझे ये जानना है कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग के बारे में सारा इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा, तो एक बच्चा भी बोलेगा सर आपको क्या स्टडी करना रहेगा, यू हैव टू स्टडी द डीएनए। तो बेसिकली वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया अबाउट द इनहेरिटेंस। तो मॉम डैड से हमको मिलता क्या है, डीएनए, राइट, वी गेट द डीएनए, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग। बट ये जो डीएनए है, राइट, हमको, हम इसमें और एक चीज भी ऐड करेंगे, जीन्स, बिकॉज जीन्स बेसिकली आपके डीएनए का पार्ट है। तो ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, एक जो बच्चों में दिखता है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए। वो डीएनए हमको कहां से मिलता है, पेरेंट से। सो फ्रॉम द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द ट्रांसमिशन, द पासिंग ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन
फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग वाया जीन्स बराबर इज टर्म्ड एज हेरिडिटी। और इस पासिंग को, ये कैसे होता है राइट, उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो होप आई एम क्लियर हियर। सेकंड आप स्टडी करेंगे variations. So what are variation? Variations are the differences between the parents and the offspring, among the offsprings of the same parents and among the individual of the same species. ये वेरिएशंस क्यों रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर वेरिएशंस नहीं रहेंगे तो क्या होगा राइट, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आज हम अपने मॉम डैड को कंपेयर करें तो हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है राइट। ये कैसा आया राइट, विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट। हर एक स्पीशीज को, एक हम फोन भी लेते हैं तो हमको उसको अपने टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, और जब उसको अपडेट हम नहीं कर सकते उसके सॉफ्टवेयर में, देन वी हम नया फोन लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो उसी तरह से जब मैं ह्यूमंस के बारे में बात करूंगा तो ह्यूमंस दे नीड टेंड टू अपडेट द वेरिएशंस, अपडेट द वेरिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट। और ये जो वेरिएशंस है ये कहाँ से, अगेन ये किसका पार्ट है, डीएनए का। तो दैट इज द रीजन। अगर हम देखेंगे व्हेन वी गो टू द नॉर्थ ईस्ट साइड, वहां पे हम देखेंगे लोग जो रहते हैं राइट, उनका फीचर्स डिफरेंट है राइट। अगर हम टूवर्ड्स साउथ जाएंगे तो वी विल फाइंड देयर इज अ स्लाइट अगेन को डिफरेंसेस दिखेगा। वैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू सी द डिफरेंसेस, जेनेटिक वेरिएशंस भी आपको दिखेंगे। तो रीजन क्या है, ये क्या है, वेरिएशंस। वेरिएशंस ये किसके हिसाब से आया है, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट। सो दिस डिफरेंसेस आर विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट। सो हेरिडिटी क्या 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 हेल्प करता है स्टडी करने के लिए, कि पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, उस फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए राइट। द फिनोमिनन इज टर्म्ड एज द इनहेरिटेंस। और सेकंड जो आपका पार्ट है क्या है, वेरिएशंस। वेरिएशंस इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम सर्वाइव कर सकें थ्रू आउट द इवोल्यूशन। नॉर्मली व्हाट वी से, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ द कंटिन्यूस इवोल्यूशन। तो 3.5 बिलियन ईयर्स तक कंटिन्यूस इवोल्यूशन हुआ, तब जाके हमको ह्यूमन बींग्स आज हम इस प्लेनेट में है। तो डायरेक्टली जैसा अगर लेमैन लैंग्वेज में बताओ, डायरेक्टली हम मंकी से ह्यूमंस में आ गए क्या, नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल। धीरे 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 क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। और ये इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हमने अपने अंदर वेरिएशंस इंस्टॉल किए बेसिकली राइट। सो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी और द लाइफ साइंस जो किससे डील करता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। The mechanism of inheritance was successfully investigated before the chromosome has been observed or genes were known. अब यहाँ से जो चैप्टर है ना, इंटरेस्टिंग पार्ट चैप्टर का स्टार्ट होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर मेंडेलियन इनहेरिटेंस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हु मेंडल वाज राइट। और याद रखना ये उस टाइम की बात है जहाँ पे जेनेटिक्स बोल के कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था राइट। जेनेटिक्स बोल के कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो और ये सब जो चीजें जो स्टार्ट हुई राइट, इट वाज लाइक before we were knowing, the world was knowing about the chromosomes, the world was knowing about the mitosis राइट। माइटोसिस के बारे में हमको नहीं पता था, ना मियोसिस के बारे में पता था। बेसिकली हमारे पास उतना एडवांस्ड माइक्रोस्कोप भी नहीं थे। सो और जस्ट इमेजिन राइट, ना क्रोमोसोम्स, ना माइटोसिस, ना मियोसिस प्रोसेस पता है, ना सेल के बारे में इतना डीप नॉलेज है। बट स्टिल ये उस टाइम की बात है जहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस राइट। उस न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन, जीन के अंदर होता है आपका इंफॉर्मेशन। तो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हु वाज दैट पर्सन राइट, जिन्होंने इस चीज को फाउंडेशन लिया राइट। सो ऑब्वियसली ही वाज मेंडल। तो ये हमने अपने लोअर स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ। हिज नेम इज ग्रेगोर जोहान मेंडल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट। इनका नाम ग्रेगोर जोहान Mendel. He was a genius, right? The first scientific explanation regarding the inheritance was given by whom? It was given by the Gregor Johann Mendel in the year 1866, right? जो Gregor Mendel है, right? He was a son of a peasant farmer. कौन से, कहाँ पे बॉर्न हुए थे, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कंट्री है। और कौन से ईयर में आप सोच सकते हो, 1822। 1822 वो टाइम है जहाँ पे वी आर ऑलरेडी, मैंने आपको बताया, वी वर नॉट हैविंग द आइडिया अबाउट द क्रोमोसोम, माइटोसिस, मियोसिस राइट। तो उनके बारे में स्टडी है। तो मेंडल ने, अब अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं आज आपको पूछता हूँ कि चलो जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में स्टडी करें, जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करें, सो द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू योर माइंड, सर ये पॉसिबल कैसा है? क्योंकि अगर मुझे किसी भी जनरेशन को स्टडी करना है राइट, मुझे अगर वेरिएशंस को स्टडी करना है, मुझे जेनेटिक्स को स्टडी करना है, मुझे डीएनए को अगर स्टडी करना है, तो व्हाट इज द मेन थिंग दैट आई हैव टू डू? मुझे कम से कम फॉर एग्जांपल एक
एक्स टाइप का जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, राइट। फिर आपका वाई जनरेशन है, फिर आपका जेड जनरेशन है, ठीक है। मतलब एक 3 जनरेशन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कम से कम ये 3 जनरेशन को मुझे देखना पड़ेगा अगर मैं ह्यूमंस की सबसे बात करूँ। अगर मुझे कुछ जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना है, मुझे कुछ यू नो व्हाट यू से मुझे डीएनए के बारे में स्टडी करना है, तो जस्ट इमेजिन उतना टाइम मैं जिंदा रहूंगा क्या, या हम में से कोई भी जिंदा रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो ये 3 जनरेशन को देखने के लिए हम खुद जिंदा नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि जेनेटिक्स कितना टफ है। इफ यू ट्राई टू इमेजिन जेनेटिक्स कितना टफ है, कि मुझे अगर कैरेक्टर्स को स्टडी करना है तो मुझे जनरेशंस को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, मुझे जनरेशंस को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। एंड उस टाइम पे ही वाज द पर्सन, राइट, लिटरली डिड दिस थिंग्स। एंड नॉट ओनली ही डिड द थिंग्स अबाउट द जेनेटिक्स, बट ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द जेनेटिक्स। अगर वो फाउंडेशन ले नहीं करते तो आज, राइट, उतना हम और आगे से स्टडी नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, कंपैरिजन नहीं कर पाते थे बेसिकली। सो मेंडल वाज वेरी मच फार अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने पता है क्या सिलेक्ट किया? गार्डन पी प्लांट को। क्या सिलेक्ट किया? गार्डन पी प्लांट। पी प्लांट वी ऑल नो, राइट, पी प्लांट इज बेसिकली पाइसम सैटिवम, वटाना हम जो बोलते हैं, राइट। सो उन्होंने पी प्लांट को स्टडी किया। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। he laid down the foundation of the genetics, therefore he is called as the father of genetics, right? Basically he was the person who actually rejected the theory. इसके पहले, मेंडल के पहले, यू नो, ऑल द पर्सन वेर लाइक कि नहीं नहीं, एक होता है ऑब्वियसली, यू आर हैविंग अ मॉम, यू आर हैविंग डैड, राइट, एंड देन यू गेट द ऑफस्प्रिंग्स। यू हैव मॉम, यू हैव डैड, देन यू गेट द ऑफस्प्रिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या बोलते हैं कि जो बच्चा है वो मॉम और डैड का क्या है? मिक्सचर है। सो बेसिकली मेंडल स्टडी करने से पहले, राइट, मेंडल मेंडल जब ये सब थ्योरीज दे रहे थे, आगे हम थ्योरीज के बारे में स्टडी करेंगे, पूरा वर्ल्ड एक एक टॉपिक यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूं, उस पर बिलीव करता था। उसका नाम था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। सो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि माँ बाप के कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं तब जाके बच्चों के अंदर कैरेक्टर मिलता है। तो एक सिंपल सी बात अगर हम देखेंगे, तो अगर अगर डैड ब्लैक है, मॉम अगर व्हाइट है, तो बच्चा ग्रे होना चाहिए, है ना? बच्चा क्या होना चाहिए? आप बोलोगे सर बच्चा ग्रे होना चाहिए, लेकिन बच्चा ग्रे होता है क्या? नहीं, वी हैव द डिफरेंट पैटर्न्स, राइट। हमको व्हाइट भी मिलते हैं, हमको ब्लैक भी मिलते हैं, हमको ब्राउन भी मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग? वी गेट मुलैटस, सावले भी हमको मिलते हैं। मुलैटस मतलब सावला। तो ऑब्वियसली मेंडल वाज लाइक, हाँ, मतलब ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरी को रिजेक्ट किया। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस मतलब क्या? ब्लेंडर, मिक्स, राइट, कि माँ के कैरेक्टर मिक्स होते हैं और डायरेक्ट बच्चों में आते हैं। ही वॉज वेरी फर्म, उनके हिसाब से क्या, ही वॉज वेरी फर्म, ही वॉज लाइक कि नहीं, एक कोई ना कोई तो पार्टिकल है जो माँ बाप से बच्चों में जाता है, राइट। ही वॉज वेरी फर्म कि माँ बाप से बच्चों में कोई ना कोई तो एक पार्टिकल जाता है, और उस पार्टिकल के बारे में उनको आइडिया नहीं था, बट हमको पता है वो पार्टिकल हमारा क्या था? डीएनए। वो पार्टिकल क्या था? डीएनए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। So Mendel was the first one to say that the characters are transmitted from one generation to another through the particles. आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने particles, right? इन्हीं इसी particles को उन्होंने क्या बताया आगे जाके? फैक्टर्स। और यही फैक्टर्स को आज हम क्या बोलते हैं? जीन्स, राइट। इन्हीं फैक्टर्स को आज हम क्या बोलते हैं? जीन्स। सो मेंडल वाज वेरी, यू नो, जीनियस। इनको जीनियस इसके लिए बोलते हैं बिकॉज वो अपने टाइम से बहुत ज्यादा आगे थे। उन्होंने वो सब कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स का, हमको पता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, द ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, राइट, वाई द जीन्स, मतलब वाई जीन्स डीएनए इज टर्म्ड एज इनहेरिटेंस। ये फिनोमिनन को इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब ये जो चीज हमको आज पता है कि हमको डीएनए हमको मॉम डैड से मिलता है, बट इमेजिन करो ये कोई चीज, सेम चीज कोई इतने साल पहले बोल रहा है। अंडरस्टैंडिंग? इतने साल डायरेक्टली आप देख सकते हो 18, उस टाइम पे बोल रहा है पर्सन, और वो बोल भी रहा है और आगे जाके उन्होंने प्रूव भी किया। तो लाजमी सी बात है, राइट, कि मेंडल वाज जीनियस, ही वाज मच अहेड ऑफ हिज टाइम। समझ रहा है यहाँ पे? क्लियर? एंड ये चीज हमेशा मैं वापस आपको रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सब उन्होंने, ये जो कॉन्सेप्ट था फैक्टर का, उन्होंने कब बताया? बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम्स, एंड इवन विदाउट द यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप।
राइट। सो मेंडल के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं तो मेंडल ही वाज अ सन ऑफ अ पेजेंट फार्मर। ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे और ही वाज प्रिस्ट, चर्च में प्रिस्ट भी थे, राइट। और तो इन्होंने पूरा लाइफ इनको रिस्पेक्ट मिला, ही वाज हाईली रिस्पेक्टेड एज अ टीचर, हाईली रिस्पेक्टेड एज अ प्रीस्ट। बट टुवर्ड्स टिल हिज बोलते ना डेथ, उनको किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग, उनको किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया कि एज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब सीधी सी बात है, होता है ना कि एक्नॉलेज भी इंसान कब करेगा, जब उनके लेवल का कोई पर्सन हो जो उनको एक्नॉलेज कर पाए। उस टाइम पे लोगों को जेनेटिक्स समझता ही नहीं था, और मेंडल वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्या किया, जेनेटिक्स की कंसेप्ट्स लाए। तो लाजमी सी बात है कि कोई मुझे कोई अगर एक्नॉलेज कर रहा है, सिंपल सी बात है, वो या तो मेरे लेवल का होना चाहिए तो मेरे से बड़ा होना चाहिए। हमको एक्नॉलेज कौन करते हैं, हमारे टीचर्स एक्नॉलेज करते हैं। सो मेंडल को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, दैट वाज वेरी सैड, राइट। बट बहुत आने वाले बहुत साल बाद क्या हुआ, वो चीजें क्लियर हुई। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, धीरे धीरे करके समझते हैं। तो मेंडल के बारे में मैंने बताया कि द फुल नेम ऑफ द मेंडल वाज ग्रेगोर जोहान मेंडल, राइट। ही वाज अ son of a peasant farmer, right. He was born in Austria. He was a highly respected priest and teacher, right. इन्होंने गार्डन पी प्लांट पे काम किया। इन्होंने गार्डन पी प्लांट क्यों किया हम आगे पढ़ेंगे। मेंडल ने बेसिकली आपका जो जेनेटिक्स है वो दो पार्ट में, एक ट्रेडिशनल एक न्यू। एक पहले वाला है जिसको हम बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, कैन सी, ये क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इसके बाद क्या, न्यू मेंडलिज्म। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन, राइट, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। देयरफॉर अगर कोई पूछेगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेगोर जोहान मेंडल। क्या बोलेंगे, ग्रेगोर जोहान मेंडल। इन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर से वो ट्रांसमिट होते हैं माँ बाप से बच्चों में थ्रू दी पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। आगे, अब पी प्लांट ही क्यों लिया गया, राइट। अगर मैं देखूं पी प्लांट को क्यों लिया गया, अब पी प्लांट के अंदर हमको 7 कैरेक्टर्स दिखते हैं, दिख रहे हैं आपको, 7 कैरेक्टर दिख रहे। एक आपको यहाँ पे दिखेगा राउंड, ठीक है, कैन यू सी यहाँ पे एवरीवन, ये पूरा राउंड, ठीक है। ये क्या है, व्रिंकल्ड, इफ यू सी, राइट, ये व्रिंकल्ड। मैं क्या बात कर रहा हूँ बेसिकली, मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो पी प्लांट है, उस पी प्लांट के अंदर आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो प्लांट लेता हूँ, ठीक है, एक है एक्स पी प्लांट और एक है वाई पी प्लांट। तो एक्स पी प्लांट में मुझे उसके जो सीड शेप मिलेंगे वो राउंड मिलेंगे, उसके जो कलर रहेंगे येलो रहेगा, राइट। उसका पॉड शेप क्या रहेगा, इन्फ्लेटेड, उसका पॉड कलर ग्रीन रहेगा, उसका फ्लावर कलर पर्पल रहेगा, उसका फ्लावर लोकेशन एक्सियल रहेगा, प्लांट का साइज क्या रहेगा, टॉल। सेम अदर अनदर प्लांट, उसके जो सीड शेप रहेंगे व्रिंकल रहेगा, सीड कलर उसका ग्रीन रहेगा, राइट। पॉड शेप कॉन्स्ट्रिक्टेड, आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे पॉड कलर येलो भी हो सकता है, फ्लावर कलर व्हाइट, फ्लावर लोकेशन टर्मिनल, प्लांट साइज डॉफ। अगेन इफ यू सी, ये अकेला ऐसा प्लांट है जो इतना छोटा है, लेकिन उसके अंदर कितने सारे कैरेक्टर हमको स्टडी करने मिल रहे हैं एक साथ, राइट। इसका साइंटिफिक नेम क्या है पी प्लांट का, पाइसम सैटिवम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट, इट्स अ पाइसम सैटिवम। बट इसमें भी दो चीज आपको मैंने जो यहाँ पे दिखाया, राइट, ये ऊपर वाले सारे जो कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे वो क्या है, डोमिनेंट, क्या है, डोमिनेंट। नीचे के आपको सारे कैरेक्टर्स आपको क्या मिलेंगे, आई थिंक यहाँ पे मैं दिखता रहूँ, रिसेसिव। अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, रिसेसिव, ठीक है। अब दो, अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोमिनेंट मतलब क्या, अगर समझो एक ऐसा कैरेक्टर जो दिखने में आता है, राइट, अ कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, राइट। और एक ऐसा कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर को दबा देता है, राइट। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, अ कैरेक्टर दैट मास्क the other character and appears itself, it's termed as dominant. For example, अगर एक parent है, right, वो डार्क है, राइट, राइट, एक डार्क है, और उसकी जो, फॉर एग्जाम्पल मॉम जो है, मॉम क्या है, फेयर है, डैड क्या है, थोड़े डार्क है। तो जो बच्चा रहेगा वो फेयर है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो फेयर का जो कैरेक्टर है, माँ का जो कैरेक्टर हम बोलते हैं फेयर, जो कैरेक्टर वो बच्चे के अंदर दिखा तो वो डोमिनेंट है, राइट। जो डैड का जो डार्क कलर था, राइट, वो बच्चे के अंदर नहीं दिखा। इसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टर है नहीं, वो कैरेक्टर है लेकिन वो दिखा नहीं, राइट। तो दो तरीके के आपको कैरेक्टर देखने मिलते हैं जो मेंटल ने बताया, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव, right. Recessive character is that character which gets masked upon by the dominant character, and the dominant character is that character which
मास्क द अदर कैरेक्टर। एक जो बंदा है जो मास्क करके दिखने में आता है, और एक जो कैरेक्टर है जो मास्क हो जाता है, दब जाता है, सबमिसिव, रिसेसिव, दबा हुआ, डोमिनेंट एक्सप्रेस करता हुआ। समझते हैं इसको अच्छे से। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई पूछा पी प्लांट में कितने कैरेक्टर्स है, तो हम क्या बोलेंगे, 7 कैरेक्टर्स है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया, राइट, तो क्यों किया? इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, राइट, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया? उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको बताया कि जो मेंडल थे वो चर्च में काम करते थे एज अ प्रीस्ट, राइट। तो यहाँ पे हमको एक सीखने मिलता है। क्या सीखने मिलता है? अगर आप देखोगे तो 11th 12th में हमको पता है, राइट, बहुत दर्द होता है। तो दर्द तो लाइफ में हमेशा ही रहेगा, बट अगर हम देखेंगे, द थिंग इज दैट कि 11th 12th में अगर हम देखेंगे नॉर्मली, हम बोलते ही नहीं यार मेरा तो दिन शुरू होते ही खत्म हो गया, राइट। सुबह में कोचिंग क्लास में गया या फिर कॉलेज में जाता हूँ, देन मेरे को पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता है। आप मेंडल से सीखो, राइट। आप क्या, मुझे भी सीखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद सीखा मेंडल से, राइट। क्या सीखने मिलता है मेंडल से? यहाँ पे जो बंदा है, राइट, ही इज वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेसर। उसके बाद वो एज अ चर्च में काम भी कर रहे, प्रीस्ट का। इतना करने के बाद भी वो, मतलब वो चर्च के बाहर थोड़ी सी जमीन थी, राइट, गार्डन टाइप जमीन होती है, वहां पे उन्होंने पी प्लांट ग्रो कर रहे। बाहर से लोग क्या बोलते रहेंगे, वाओ, हमारे मेंडल सर मतलब कितने, हमारे जो फादर है कितने प्रॉपर है, राइट, कितना अच्छा गार्डनिंग करते हैं। जस्ट इमेजिन करो, राइट। आप बायोलॉजी का ड्राइंग बना रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, और बाहर से कोई लोग बोलते हैं वाह क्या ड्राइंग बना रहा है, आप बोल यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही मेंडल का हो रहा है, मेंडल का लिटरली इतना मेहनत कर रहे हैं सब, वो पी प्लांट ग्रो कर रहे हैं। अच्छा मैं जेनेटिक स्टडी करूंगा, और वहां पे लोगों को समझता ही नहीं था कि मेंडल कर क्या रहे। ही वॉज हाईली रिस्पेक्टेड एज अ टीचर, हाईली रिस्पेक्टेड एज अ प्रीस्ट, बट किसी ने भी उनका काम समझा नहीं। अब ये देखते हैं कि मेंडल, तो मेरा जो पॉइंट था यहाँ पे, ये पॉइंट था कि अगर आप बोलते हो कि आपके पास टाइम नहीं, तो आप मेंडल से सीखो। ही जस्ट हैड वन थिंग, शेयर पैशन, राइट। तो अगर आपको कुछ भी करना है लाइफ में, राइट, तो जैसे हम बोलते हैं ना, हमको कोई एक्नॉलेज नहीं करता, मैंने पढ़ाई किया मुझे कोई एक्नॉलेज नहीं करता, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कोई ध्यान, मतलब कोई देख नहीं रहा है सच में, मैं इतना, मेरा बोलते ना, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो दिखने में नहीं आ रहा है, वो दिखने में आएगा, वो सोचना नहीं आपको। बिकॉज आपको मेंटल से क्या सीखना है, शेयर पैशन, राइट। मेंटल इसके लिए काम नहीं कर रहे थे कि उनको कोई एक्नॉलेज करे, नो वेरी गुड, वी आर ग्रेट साइंटिस्ट, आपने तो जेनेटिक्स इतना सारा चीज दिया, इतना सारा चीज समझा। मेंटल से क्या सीखने मिलता है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ के वहाँ हो जाए, मुझे अपने गोल पे फोकस करना है और मुझे मेहनत करना है, राइट। और मैं मेहनत करते रहूंगा और करते रहूंगा और करते रहूंगा। तो मेंडल ने ये चीज, उतना उनका शेड्यूल शेड्यूल बिजी होने के बाद भी वो पढ़ाई करते थे, तो आप इनसे सीख सकते हो। तो मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट, व्हाई? बिकॉज गार्डन पी इज एन एनुअल प्लांट। जब मैं एनुअल प्लांट की बात करता हूँ, तो पूरे आपको एक साल में आपको इसके 3 से 4 जनरेशन देखने मिलेंगे, बराबर। क्योंकि इसका पूरा लाइफ साइकिल आप देखोगे तो 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट होता है। सो इसका लाइफ स्पैन छोटा है। अगर छोटा लाइफ स्पैन, मतलब जैसे आपको पता है ह्यूमंस की स्टडी तो करना इम्पॉसिबल है, सबके बारे में वेरिएशन स्टडी करो। पी प्लांट लिया, एक साल में 3 से 4 जनरेशन पी प्लांट देख लिए। कितने कितने 3 to 4 जनरेशन देख लिया। बिकॉज एक पी प्लांट का लाइफ स्पैन कितना है, 3 से 4 महीना है, राइट। ये अच्छा रीजन था। तो अगर कोई पूछेगा सर बटन आई क्यों लिया, पी प्लांट ही क्यों लिया, तो फर्स्ट रीजन इज गार्डन पीस एन एनुअल प्लांट, जिसका लाइफ साइकिल बहुत आपका 3 से 4 महीना ही है। तो छोटे लाइफ स्पैन में आप उसको 3 से 4 जनरेशन स्टडी कर सकते हो। पी प्लांट एक छोटा प्लांट है, तो ऐसा नहीं कि और कोई ऑर्गेनिजम्स कंपेयर हम करेंगे, तो ये एक प्लांट में भी अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो पी प्लांट बहुत छोटा है। जैसे स्मॉल हर्बिशियस प्लांट्स, इस बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है, तो हम थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं एक छोटे जगह पे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया स्मॉल प्लॉट बिहाइंड द चर्च, वो चर्च के पीछे पूरा मेहनत करके सब पूरा पी प्लांट ग्रो कर देते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि अगर कोई पूछेगा कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया, रीजंस फॉर व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट ओनली, तो गार्डन पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट, 3 से 4 महीने में उसका लाइफ स्पैन खत्म होता है, तो एक साल में हम 3 से 4 जनरेशन स्टडी कर सकते हैं। दूसरा क्या था, छोटा प्लांट था, जगह ज्यादा लेगा नहीं, तो चर्च के पीछे भी ग्रो हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ पॉलिनेटिंग, मुझे मतलब इतना देखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकता है। और मुझे अगर आर्टिफिशियली कुछ करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको याद रहेगा, तो इसके पहले जो मैं कैरेक्टर्स दिखाया आपको, कितने कैरेक्टर थे, 7। आपके टेक्स्ट बुक में भी रहेगा, कभी भी पढ़ने बैठ तो टेक्स्ट बुक भी लेके बैठने का, तो उसमें आपको दिखेगा 7 कैरेक्टर है। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सारी चीजें एक साथ मिलेगी? बहुत कम ऐसा ऑर्गेनिज्म है, और उसमें से मतलब बेस्ट हम देखेंगे तो पी प्लांट है। 7 कैरेक्टर स्टडी करने मिल रहा है, एक कैरेक्टर नहीं, 7 कैरेक्टर स्टडी करने मिल रहे हैं। और सातों के साथ ये पता है क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या,
या तो राउंड या तो व्रिंकल, राइट, या तो येलो या तो ग्रीन, राइट, या तो टॉल या तो डॉफ, या तो एक्सियल या तो टर्मिनल, या तो पर्पल या तो व्हाइट, मतलब ये है या तो ये है, कोई बीच का नहीं है। जैसे कि ह्यूमन में कैसा है कि अगर एक डार्क है, एक व्हाइट है, राइट, तो एक सांवला भी है, और सांवले में हमको बहुत सारा मतलब इट्स लिटरली लाइक हमको पूरा, जैसे क्रीम आता है तो क्रीम के पूरे शेड्स हमको मिल जाते हैं, पूरा काला से लेके व्हाइट तक, राइट। हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर आपका स्किन पूरा इट्स रॉन्ग, लेकिन जैसा आपका बॉडी है वही आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, सबसे पहली बात, राइट। हाँ, कुछ बाकी जो चीज़ आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, चलो वो तो बात की बात है। तो कहने का मतलब कि अगर आप अपने हिसाब से देखोगे तो आपके बॉडी में क्या आपको मिलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेंगे, आपको डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स मिलेगा, राइट। बट ह्यूमन बींग्स पे आप देखोगे तो अगर मैं स्किन कलर बोलूँ तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ स्किन में आपको दो ही मिलेंगे, या तो डार्क या तो व्हाइट, नो सर, राइट। पी प्लांट में ऐसा था, पी प्लांट में कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं था, तो यहाँ पे देखो देर वेर नो, सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ गया, देर वेर नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स, मतलब अगर आप देखोगे, अगर स्लाइड में पीछे जाओ, नहीं ये तो जा नहीं सकता हूँ, कहने से होगा, ठीक है कोई बात नहीं, बट आपको इसके पहले मैं दिखाया, राइट, कि 7 कैरेक्टर है, या तो ये या तो ये, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, ऐसा इंटरमीडिएट नहीं, टॉल और डॉफ है तो ऐसा नहीं कि चलो मीडियम हाइट वाला, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट 7 कैरेक्टर थे, सातों के साथ क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग थे, कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं था। फ्लावर भले ही सेल्फ पॉलिनेटिंग थे, लेकिन वो इतने बड़े थे कि उनको हम इजीली इमैस्कुलेशन कर सकते थे। इमैस्कुलेशन मतलब क्या, कि उसमें से हम स्टेमन निकाल सकते हैं, राइट, स्टेमन निकाल सकते हैं, मतलब बिफोर फ्लावरिंग, उस चीज को हम बोलते हैं एंथीसिस। एंथीसिस मतलब एक फ्लावर, फ्लावर कब होगा ब्लूम, सीधी बात है जब मेल और फीमेल साथ में आएंगे। तो ये कैसा है, दो द फ्लावर्स वर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, ये इतने लार्ज इनफ थे कि उसको आर्टिफिशियली पॉलिनेट कर सकते थे, राइट। तो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हो, और हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब आगे जाके वो भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेटिक सबको समझ में आता है कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों को एक साथ हम ब्रीड कर रहे हैं। आर्टिफिशियल मतलब क्या, अलग अलग, राइट। जैसे मैंने कोई एक्स प्लांट लिया है, मैं उसका पोलन ग्रेन लेके मैं वाई प्लांट को क्या कर रहा हूँ, पॉलिनेट कर रहा हूँ। पॉलिनेशन सबको पता है ना, द ट्रांसफर ऑफ द एंथर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चाहिए तो, द ट्रांसफर ऑफ द एंथर फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इज टर्म्ड एज द पॉलिनेशन। तो कम ऑन क्विकली अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मालूम पड़ता है, मेंटल पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे तो बहुत बार पूछा भी गया है क्या, कि गार्डन प्लांट, गार्डन जो पी प्लांट वो एनुअल प्लांट है, 3 से 4 जनरेशन आप स्टडी कर सकते हो एक ही साल में, राइट। 3 से 4 महीने में उसका एनुअल मतलब उसका सॉरी लाइफ स्पैन भी हो जाता है। पी प्लांट एक छोटा प्लांट है जो चर्च के बाहर मेंटल ग्रो कर सकते थे, ज्यादा स्पेस लेता नहीं था, ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस करते थे, तो ज्यादा लिटरली हम थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। पी प्लांट आपका नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग है, मतलब आपको उसमें बोलते ना, अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो आपको ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है, वो आराम से सेल्फ पॉलिनेट करेंगे। आपको क्रॉस पॉलिनेट करना है तो भी इजीली आप कर सकते हो, बिकॉज छोटा प्लांट है तो आप सिंपल से आंसर निकाल सकते हो। एक प्रोसेस होता है जो आप आगे स्टडी करोगे 12th में, टैगिंग एंड बैगिंग, राइट, कि ये प्लांट लिया है, अगर मैंने ये एक प्लांट लिया है तो उसको मैं क्या करता हूँ, टैग करके रखता हूँ, टैग करके रखूंगा, हाँ ये मैंने ये एक्स प्लांट लिया है, राइट। और उसको मैं बैग बना के रखूंगा, मतलब बैग क्यों करूंगा, अगर जैसे ये प्लांट है, राइट, ऐसे पूरा बैग में क्यों रखूंगा, ताकि इसके कोई भी पोलन ग्रेन दूसरी जगह पे नहीं जाए, या फिर कोई बाहर का पोलन बना के इसको इंटरफेयर ना करे, इसके लिए बैगिंग और टैगिंग बोल के होता है। वो आता है इसके अंदर इमेस्कुलेशन, मतलब आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, स्टेमेन को निकाल रहे हो, एंथर को निकाल रहे हो। स्टेमेन मतलब क्या आपका, राइट, ऐसा आपका स्टेमेन होता है, राइट, फिलामेंट, और आपका इसके अंदर आपका पोलन सैक होते हैं, अंदर पोलन ग्रेन होता है, जो हमने 10th में ही पढ़ा है, ठीक है। तो ये चारों चीज हम उसमें कर सकते थे, इसके लिए मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया, इसके लिए वो सक्सेस भी हुए हैं, इसके लिए यहाँ पे रीजन मेंटल सक्सेस क्यों हुए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्ट उनका ऐसा नहीं था कि नहीं चलो आज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब पढ़ाई करूंगा, सब 2-2 घंटा पढ़ाई करूंगा, और पूरा पढ़ाई 2 घंटा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन क्या है, अगर हम देखेंगे रीजन फॉर मेंटल सक्सेस इज, इनके एक्सपेरिमेंट बहुत केयरफुली प्लान थे, और सैंपल साइज ज्यादा था। इन्होंने हर एक प्लांट को खुद आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल बोल रहे उन्होंने रिकॉर्ड किया, याद रखना, ऐसा नहीं कि भाई कि बहुत बड़े कंप्यूटर सेंटर्स लेके पूरा लैपटॉप लैपटॉप लेके पूरा स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे, बंदा हर एक काम खुद से कर रहा था, हर एक रिजल्ट को उन्होंने रेशो के हिसाब से लिखा। अभी रेशो क्या है हम आगे स्टडी करेंगे, राइट। अगर हम पी प्लांट के हिसाब से देखेंगे तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम आराम से देख सकते हैं, या तो राउंड व्रिंकल, येलो ग्रीन, राइट, एक्सियल टर्मिनल, या तो टॉल या तो डॉफ, बीच का कोई कैरेक्टर नहीं है, तो बहुत
अच्छा उन्होंने प्लांट लिया था। इनका सक्सेस दो चीज पे डिपेंड है। एक तो उन्होंने प्लांट बहुत सॉलिड लिया, बहुत बेस्ट लिया उतना, और दूसरा चीज क्या, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें हड़बड़ी नहीं किया। हर एक एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने बहुत ही केयरफुली प्लान किया, खाली प्लान नहीं किया, उसको एग्जीक्यूट भी किया, राइट। ऐसे है। और उनका क्या मानना था कि द 7 डिफरेंट कैरेक्टर इन द पी प्लांट, एक्चुअली आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक जो उनका मानना था कि कभी भी एक आपका कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन से आपका एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है, राइट। ये हमको पता है कि ऐसा मतलब नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को गवर्न भी कर सकता है जिन, लेकिन हम स्टार्टिंग की बात करें जेनेटिक्स का तो प्लीज ध्यान देना है। तो 7 डिफरेंट कैरेक्टर इन द पी प्लांट वेयर एक्चुअली कंट्रोल बाय सिंगल फैक्टर। तो हर एक फैक्टर क्या था, एक सेपरेट क्रोमोसोम में था। और ये जो जैसे अभी यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम है, राइट। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं अगर आप देखोगे तो, व्हाट इज ट्राइंग टू से कि हर एक कैरेक्टर, राउंड का कैरेक्टर यहाँ पे है, राइट, ट्विंकल का कैरेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, फिर आपका टॉल का हाइट इधर एक है, इधर एक है। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल थे, और ये अलग अलग क्रोमोसोम्स में थे। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। मैंने बताया डोमिनेंट वो कैरेक्टर है जो क्या करता है, मास्क करता है, रिसेसिव कैरेक्टर, और रिसेसिव जो दिखने में नहीं आता है, ये एक्सप्रेस होता है फिनोटाइपिकली। फिनोटाइप मतलब क्या, बताऊंगा आगे, बाहर का एक्सप्रेशन। रिसेसिव मतलब क्या होता है, ये दिखने में नहीं आता है, ये क्या हो जाता है, मास्क्ड हो जाता है, रहता है लेकिन मास्क्ड बाय डोमिनेंट कैरेक्टर, दिखने में नहीं आता है। तो अगर जैसा अगर बोलेगी कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया, तो इसके पहले हमने स्टडी कर लिया। मेंडल ने पी प्लांट इसके लिया बिकॉज 3 to 4 जनरेशन, अगेन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं थे, छोटा प्लांट था, राइट, इजी मैस्कुलेशन था, सेल्फ पॉलिनेटिंग भी हो सकता था। बट मेंडल का सक्सेस क्यों हुआ, बिकॉज इन्होंने इनके सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, केयरफुली प्लांट थे, सैंपल साइज बड़ा था, हर एक प्लांट का रेशियो उन्होंने खुद लिखा, राइट। हर एक आप जो पी प्लांट आप देखोगे उसके कैरेक्टर को इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उनका यह मानना था कि 7 डिफरेंट कैरेक्टर के लिए, और जो था 7 डिफरेंट कैरेक्टर के लिए 7 आपका, राइट, व्हाट यू से जीन्स थे, और ये अलग अलग क्रोमोसोम्स में थे, और ये क्या होते हैं, फ्रॉम ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, राइट। एंड ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव, राइट। अब हम स्टडी करेंगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, और वो स्टडी करने से पहले एक बार हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, बोर्ड में आपको ये पूछेंगे रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, या फिर व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट। Now let us try to understand the genetic terminology before going to in detail, right? Let us try to understand कि हर एक जो कंसेप्ट है वो बेसिकली है क्या। तो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की, सबसे पहला क्या आता है आपको, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, ये कोई भी फीचर होता है ऑर्गेनिज्म का। जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे हाइट ऑफ स्टेम, इसका एग्जांपल लेंगे हाइट ऑफ स्टेम। अब ये हाइट क्या शो करेगा, या तो टॉल, या तो डॉफ, या तो इंटरमीडिएट, डिफरेंट डिफरेंट। तो ट्रेट क्या होता है, ट्रेट होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर। अभी आप 12th में किसी भी बच्चों को पूछोगे ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे कैरेक्टर और ट्रेट सेम तो होता है सर, नहीं सेम नहीं होता है। कैरेक्टर मतलब कि एक स्पेसिफिक फीचर की आप बात कर रहे हो, हाइट के बारे में बात कर रहे हो, वो हाइट क्या है, उसका डिटेक्टेबल वेरिएंट जो आया कहां से, इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड मतलब माँ बाप से आया है, आया तो सब कैरेक्टर माँ बाप से, लेकिन जो कैरेक्टर दिखने में आता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं बोलूंगा कि एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, जैसे अगर मैं मॉम डैड की बात करता हूँ, राइट, जो मेरी मॉम का जो हेयर लाइन है वो स्ट्रेट है, डैड का जो है कैसा वी है, यहाँ पे ये वी आप देखते रहोगे, राइट, ऐसा आपको ये सब पूरा वी मिलता है। तो ये वी क्या है, विडोज पीक, राइट, जैसे कि वी क्या है, विडोज पीक, ऐसा, ऐसा हेयरलाइन, इतना तो गंदा नहीं लेकिन ऐसा, राइट। तो ये कैसा है कि ये जो कैरेक्टर फीचर कहाँ से है, डैड से है, राइट, ये कैरेक्टर फीचर कहाँ से है, डैड से। तो मैं ये इसको मैं ट्रेड बोलूंगा। तो एक ऐसा फीचर जो दिखने में आता है कि हाँ ये मॉम डैड से आया है, इनहेरिटेड कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं ट्रेट। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेट, राइट। जैसे कि सिंपल सी बात हम करेंगे, तो अगर मैं प्लांट के हिसाब से बात करूँ, राइट, अगर मैं प्लांट के हिसाब से बात करूँ, तो हाइट ऑफ द स्टेम क्या रहेगा, एक कैरेक्टर है।
और ट्रेट क्या रहेगा, या तो टॉल या तो टॉफ। क्लियर है यहाँ तो एवरीवन? ठीक है, अब मैं बात करूँ फैक्टर। मैंने आपको पहले बता दिया अकॉर्डिंग टू मेंडल, राइट, फैक्टर क्या है, एक यूनिट है हेरिडिटी का, राइट। फैक्टर इज द यूनिट ऑफ heredity, right? It's a particle that is present in the organism which is responsible for the inheritance and the expression of the character. Factor pass कहाँ से होता है, एक generation to other generation through the gametes. Factor determine the genetic biological character of the organism. So basically factor nothing but it's a gene. फैक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, जीन्स। मेंडल ने उस टाइम पे जीन्स को क्या बताया था, फैक्टर। तो जीन क्या है, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो ये अगर हमारा डीएनए है, ठीक है, इसमें क्या आपको मिलेगा, स्पेसिफिक आपके कुछ साइट रहेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स। यहाँ पे कुछ जीन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जीन्स है। तो जीन्स इज बेसिकली अ पर्टिकुलर सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, राइट। तो हमको पता है कि हमारा सारा इन्फॉर्मेशन हर एक चीज का कहाँ पे स्टोर्ड है, जीन में। तो जीन आपका क्या है, इट्स अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। ओके, तो ये चार चीज हमने स्टडी किया। फर्स्ट क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, स्पेसिफिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। जैसे एग्जांपल हो गया आपका हाइट ऑफ स्टेम। कैरेक्टर क्या, ये हो गया हाइट ऑफ द स्टेम। अभी ट्रेट क्या है, वो ये समझाएगा कि क्या कि जो हाइट है वो क्या है, वो टॉल है कि डॉफ है। फिर आपका आता है फैक्टर। फैक्टर क्या है, इट्स अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इट्स अ पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पासिंग, राइट, पेरेंट्स से, माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, जीन से जाते हैं, हमको पता है, राइट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट। तो वो किसके थ्रू जाते हैं, राइट, पेरेंट्स से जो बच्चों में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, राइट, पेरेंट है यहाँ पे, अगर बच्चे है, ऑफस्प्रिंग है, राइट। तो जो कैरेक्टर्स है वो जाते कैसे, वाया दी जीन्स। उसी जीन्स को मेंडल ने क्या बताया था, फैक्टर। और आज हम उसको क्या बोलते हैं, जीन। जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। आगे बढ़ते, अब मैं बात करूंगा अलील्स की, राइट। अब यहाँ पे भी ये भी एक डेफिनेशन है जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अलील्स क्या होगा, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और फैक्टर आर कॉल्ड एज अलील्स ऑफ ईच अदर। अब सीधी बात है, अगर मैं बात करूंगा अलील्स की, अगर मैं हाइट की बात किया तो टॉल भी है, डॉफ भी है। अगर मैं स्किन कलर की बात किया तो एक डार्क भी है, वाइट भी है। तो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, राइट, दो क्रोमोसोम से, राइट। और ये जो दोनों क्रोमोसोम से उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं एवरीवन, हम इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस इसके लिए बोलते हैं बिकॉज आप देखोगे तो आपको जीन मिलेंगे लेकिन उनके वेरिएंट मिलेंगे, उनका लोकेशन क्या है, सेम। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, दे ऑक्यूपाई द आइडेंटिकल लोकाई। लोकाई मतलब सेम। अगर आप देखोगे इधर एक आई कलर है, सेम हरे कलर में ये भी एक आई कलर है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो ग्रीन कलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई कलर। तो हो सकता है एक एक आई कलर में आपको यहाँ पे जो जीन है वो ब्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, राइट। एक आपका ब्राउन के लिए, एक आपका बेसिकली ब्लैक के लिए। सो बेसिकली अलील्स क्या है, दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स या फिर दे आर अल्टरनेटिव वेरिएंट, दे आर द अल्टरनेटिव वेरिएंट। जैसे हम, अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज, राइट, देखा रहेगा रिसेंटली जो रिलीज हुआ है, उसमें कंसेप्ट क्या दिया है, मल्टीवर्स, यूनिवर्स। जैसे कि इस यूनिवर्स में मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो दूसरे यूनिवर्स में शायद मैं कुछ और करता रहूंगा। सो हम दोनों क्या होंगे, काइंड ऑफ अ, ये तो हम दोनों एलिल्स नहीं बोल सकते, हो अलग अलग पर्सन है। ये समझाने के लिए ताकि आपके मन में बैठ जाए, हाँ वेरिएंट, राइट, सेम सेम मेरी तरह रहेगा, लोकेशन सेम रहेगा, लेकिन कुछ तो हमारे में डिफरेंसेस है, इसलिए हम क्या है, वेरिएंट है। तो ये दोनों क्या है, आई कलर, ये एक आई ब्राउन कलर के लिए और ये आई कलर किसके लिए, ब्लैक के लिए। ये ब्लड टाइप, राइट, एक हो सकता है ओ पॉजिटिव, एक हो सकता है ओ नेगेटिव, राइट। एक हो सकता है ये, यहाँ पे देखो हेयर कलर, हेयर कलर आप देख रहे हो सेम जगह पे हेयर कलर। अगर ये यहाँ पे हेयर कलर है तो हेयर कलर यहाँ पे नहीं है, हेयर कलर कहाँ पे, एग्जैक्ट कहाँ पे, उधर ही है। क्लियर, यहीं पे हेयर कलर। देन आप ग्रोथ देखो, ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है तो ग्रोथ भी यहाँ पे हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्टरनेटिव फॉर्म, राइट। अब डिपेंड करता है होमोलोगस क्रोमोसोम पे कौन सा जीन एक्सेप्ट होगा। ये दोनों जीन है लेकिन दोनों को एक साथ मैं क्या बोलूंगा, अलील्स। दोनों को एक साथ क्या बोलूंगा, अलील्स। तो द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव वेरिएंट ऑफ जीन, इनको हम क्या बोलते हैं, अलील्स ऑफ ईच अदर। समझा।
ये क्रोमोसोम है, बराबर, ये क्रोमोसोम है, राइट। इस दोनों क्रोमोसोम में अगर मैं देखूंगा, राइट, तो यहाँ पे एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। दोनों आई कलर के रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, हो सकता है ये अगर एक्सप्रेस हुआ, ये दिखने में आया तो ये ब्लैक दिखेगा, ये आया तो ब्राउन दिखेगा, लेकिन दोनों का लोकेशन सेम है, दोनों का काम सेम है, आई कलर देना। हाँ, कलर शायद डिफरेंट ऑब्वियसली देंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अलील्स। भाई सब सेम ही है, बराबर, एक दूसरे के भाई है, खाली क्या है, वेरिएंट है। तो दे ऑक्यूपाई द आइडेंटिकल लोकाई, सेम लोकस। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हेयर हेयर के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल रहेगा, टेक्सचर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो अगर वो यहाँ पे है, तो दूसरा भी यहीं पे रहेगा, सेम लोकेशन। तो और ये क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, होमोलोगस, सेम लोकेशन में सब है। तो अलील बेसिकली आपका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है अलील, मॉफ, मॉफ मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि व्हाट इज अ डोमिनेंट एंड व्हाट इज अ रिसेसिव। तो डोमिनेंट ये वो अलील है, राइट, डोमिनेंट ये वो अलील है जो तभी भी एक्सप्रेस होगा दूसरा कैरेक्टर रहने के बावजूद, राइट। और रिसेसिव वो कैरेक्टर है जो डोमिनेंट के होने की वजह से एक्सप्रेस नहीं होगा। ये कब समझेगा, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडी करेंगे। तो पहले अलील्स क्लियर हुआ एवरीवन। टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन are called as alleles of each other. So they occupy the identical loci, position on the homologous chromosome. Am I clear? तो जब मैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की आगे बात करूंगा, फिर एक आता है आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप आपको क्या है, जैसे अगर मैं टॉल प्लांट लेता हूँ, राइट, तो यहाँ पे टॉल में आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी। और डॉफ में क्या मिलेगा, डॉफ में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। डॉफ में आपको क्या मिलेगा, स्मॉल टी। तो डॉफ क्या है, रिसेसिव। टॉल क्या है, डोमिनेंट है। डॉफ कितना रिसेसिव है, देखो ना नाम से देखो, हम जो लेटर भी ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं टॉल के लिए, कैपिटल टी। अब इसमें दो टॉल आपको दिखेंगे, एक प्योर टॉल, एक हाइब्रिड टॉल। ये कब समझेगा, जब मैं एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो थोड़ा पेशेंस रखो, राइट। पहले समझते फिनोटाइप क्या है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक इंडिविजुअल का एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप करते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। वो ऑब्जर्वेबल है, और उसको ऑब्वियसली वो डिटरमाइन कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अलील से। जीनोटाइप क्या है, कि फिनोटाइप आया कैसे, विद रिस्पेक्ट टू द जीनोटाइप, विद रिस्पेक्ट टू द जीनोटाइप। तो जेनेटिक मेकअप, अगर मैं बोलूंगा जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने के लिए क्या हो सकता है कि मैं अपने डैड पे गया हूँ, तो मैं बोलूंगा फिनोटिपिकली मैं अपने डैड को रिसेंबल करता हूँ। लेकिन हम सबको पता है कि अगर मैं अपने डैड पे गया हूँ, मैं जैसे अपने अपने डैड जैसा दिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मॉम का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरे जेनेटिक के अंदर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं कि वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 23 मॉम, 23 डैड, राइट। सिर्फ कहने का मतलब क्या, जो चीज आपको दिखने में आती है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, और जो चीज आपको दिखने में नहीं आती है लेकिन होती है, बराबर, उसका पूरा, खाली वो नहीं जो दिख रहा है वो भी, दोनों सब मिला के हमको मिलता है जेनेटिक मेकअप, और उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूंगा तो फिनोटाइप क्या है, आउटर आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस। जीनोटाइप मतलब क्या, आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके आउटर एक्सपीरियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये समझेगा कब, जब हम ये पार्ट करेंगे, आगे वाला पार्ट बताऊंगा। एक आपका आता है होमोजाइगस प्योर, राइट। प्योर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आप देखो, एक प्योर, एक आपका हाइब्रिड। इसे एक सिंपल सी बात है, अगर मैं टॉल प्लांट लेता हूँ, ठीक है, इफ आई टेक कैपिटल टी, स्मॉल टी, राइट। ये क्या है, एक प्योर टॉल है जो मेंडल ने लिया, और एक क्या है, टॉफ प्लांट है जो अगेन मेंडल ने लिया। अभी दोनों का जब हमने, इन दोनों को जब मैंने क्रॉस किया, राइट, तो मुझे क्या मिलता है, हाइब्रिड मिलता है। हाइब्रिड मतलब क्या, कैपिटल टी, स्मॉल टी, राइट। तो ये दिखने में क्या दिखता है, हाँ, बाहर से दिखने में क्या दिखेगा, ये भी दिखेगा टॉल, ये भी दिखेगा टॉल, ये भी क्या है, टॉल। लेकिन दोनों में डिफरेंस है सर, ये प्योर टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है, राइट। तो दिखने में हो सकता है मैं अपने डैडी से दिखूं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली सब के सब हमारे क्या है, यू नो इफ यू सी, हम सब क्या काइंड ऑफ कॉकटेल्स ही है, सब डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक मेकअप से, कोई प्योर टाइप ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं यहाँ पे अपने डैड का एग्जांपल ले रहा हूँ, कि मैं अपने डैड जैसा दिखता हूँ, तुम दिखने में मैं टॉल हूँ, डैड भी टॉल है, एग्जैक्ट सेम सेम सेम। लेकिन हमारे अंदर मॉम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी, जैसे मेरे अंदर, हमारे नहीं सॉरी, मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है प्योर। होमोजाइगस मतलब क्या, जिसके अंदर ट्रू ब्रीड से, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि अगर मैं कहाँ पे गया, फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री में जाता हूँ, राइट, अफ्रीका में कोई ट्राइब के पास जाता हूँ, वो ट्राइब क्या रहेंगे, होमोजाइगस, फॉर एग्जाम्पल। मतलब वो अपने ही
ट्राइब्स में क्या करते हैं, शादी करते हैं, तो वो क्या रहेंगे, प्योर रहेंगे। क्या रहेंगे, प्योर रहेंगे। उनका गैमेट्स भी क्या रहेगा, प्योर रहेगा हमेशा। मतलब अगर वो टॉल है तो आने वाले जनरेशन में क्या रहेंगे, टॉल रहेगा। पेरेंट भी टॉल, दूसरा पेरेंट भी टॉल है तो बच्चा भी टॉल रहेगा। तो होमोजाइगस मतलब क्या, प्योर। हेट्रोजाइगस मतलब क्या, हाइब्रिड। हेट्रोजाइगस मतलब क्या, हाइब्रिड, जिसमें दो कैरेक्टर है आपके। जैसे दो कैरेक्टर, अभी कब समझेगा, जब मैं आगे आपको मोनोहाइब्रिड को और समझाऊंगा। कंटिन्यूस अगर आप प्योर लाइन, सॉरी कंटिन्यूस आप होमोजाइगस है हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वाइट हूँ, देन मेरा बच्चा भी वाइट है, उसका बच्चा भी, उसका बच्चा वाइट 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 वाइट, हम कंटिन्यूसली वाइट है, राइट। कंटिन्यूसली हमको वाइट ही मिल रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि हम जिस ब्रीड से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सब हम, हमारा जो ब्रीडिंग हो भी रहा है वो भी किससे हो रहा है, एक वाइट से हो रहा है। एक दोनों पेरेंट अगर वाइट है तो बच्चा भी वाइट रहेगा, और वो बच्चा अगेन जिससे शादी कर रहा है वो भी वाइट है। तो ये कंटिन्यूस अगर जनरेशन मिलता है, एक परंपरा, हम जो बोलते हैं क्लैंस में दिखता है हमको। जैसे पहले लोग महाराजा बोलते थे, नहीं हमारा ये जो ब्लड लाइन है प्योर है, प्योर लाइन है, मतलब हम, हमारा एक एक्टर हमारे अंदर है, कोई दूसरा कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं है, दूसरा कोई क्लैन का नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन। जब वो कंटिन्यूस होमोजाइगस बहुत ही टाइम तक आपको मिलते हैं तो उसको, उस पूरे क्लैन को हम क्या बोलेंगे, प्योर लाइन। ये जो मैंने एक्सप्लेन अभी अभी डेफिनेशन समझाया, ये डेफिनेशन आपको मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब समझाऊंगा वापिस आपको चीज क्लियर होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ याद रखना। अगेन ये आपका एक पुनेट स्क्वायर एंड चेकर बोर्ड की हम बात करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली अगर हम शॉर्ट में देखेंगे, राइट, जब भी हम बात करेंगे होमोजाइगस, राइट, तो यहाँ पे हम जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो आपका जो टॉल प्लांट है, वो टॉल प्लांट आपको उसका जो जीनोटाइप हो सकता है, मतलब जो जेनेटिक मेकअप हमने जो स्टडी किया वो क्या हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कहने के लिए ये एक हाइब्रिड है और कहने के लिए ये एक प्योर है, राइट, जो कि है। बट ये प्योर टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है। जब हम इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है वो हम करेंगे तो हमको क्लियर होगा, राइट। सो यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दिया, कोई भी एक होमोजाइगस ट्रेट होता है और वो कंटिन्यूस रिपीटेड जनरेशन में दिखता रहता है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक प्योर लाइन बोलेंगे। सो अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशंस विच इज होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग, राइट, फॉर वन और मोर ट्रेड्स कॉन्स्टिट्यूट्स द प्योर लाइन। तो कंटिन्यूस अगर आपको होमोजाइगस बहुत सारे जनरेशंस तक मिलते तो डेफिनेटली दैट इज द प्योर लाइन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ एग्जांपल। सो अगेन एक आपका टर्म है प्यूनेट स्क्वायर, राइट, जो चेकर बोर्ड हम बोलते हैं। प्यूनेट स्क्वायर बेसिकली आपका एक डायग्राम है जो ये शो करता है, राइट, पॉसिबिलिटीज और द कॉम्बिनेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ हमको याद रखना है, पर्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हम जैसे जेनेटिक्स में हम आगे बहुत सारे इट इज़ लाइक कुंडली प्रोबेबिलिटी, राइट, कितने जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे उसका चांसेस क्या रहेंगे, वो प्योर रहेंगे, कितने चांसेस है कि ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड रहेगा, कितने चांसेस है कि ऑफस्प्रिंग रिसेसिव रहेगा, डिजीज रहेगा। ये एक टेबुलर फॉर्मेट में हम शो करते हैं। और ये जो मेथड था, ये टेबुलर मेथड का जो चेकर बोर्ड का जो पैटर्न था, it is named after the Reginald C. Punnett who devised this approach. It is used by the breeders to know all the possible genotypes and the phenotypes of the offsprings produced in the cross. मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले हमने होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है वो स्टडी किया, ठीक है। द मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, राइट, एंड दूसरा क्रोमोसोम, लेट्स टेक ब्लैक। अब मैंने ऑलरेडी हमने अलील्स के हिसाब से देखा था, हाईलाइटर लेते तो जैसे कि यहाँ पे एक आपको फॉर एग्जांपल आई का एक कोई ट्रेट है, राइट, उसका कोई जीन, आई का कलर के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे, सेम वे में यहाँ पे भी एक है, राइट। तो भले ही दोनों वेरिएंट्स है,
राइट, ये समझो ब्लैक दे रहा है तो ये ब्राउन कलर दे रहा है, बट दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई कलर, तो इसको हम उनको क्या बोलेंगे, अलील्स। ये तो हमने इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस किया, वी विल से देम एज अलील्स। बट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली, अगर आप देखोगे तो मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली सिमिलर है, और क्रोमोसोम्स भी उसके सिमिलर है। हाँ, पैटर्न अलग हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पे आई कलर है तो यहाँ पे भी आई कलर है, वेरिएंट वुड बी देयर, उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ी सी टफ लगती है, बट अगर आप अच्छे से कंटिन्यूसली आप समझते रहोगे, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स ध्यान दोगे, कंटिन्यूस प्रोसेस रखोगे, तो चीज़ें क्या होगी, आपको बेटर वे में क्लियर होगी, डेफिनेटली क्लियर होगी। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, अब मेंडल, वाई वॉज मेंडल सक्सेसफुल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किए थे वो क्या थे, केयरफुली प्लान थे, राइट, इट वॉज वेरी केयरफुली प्लान। तो उन्होंने, अभी बहुत सारे आपके कैरेक्टर्स थे, कितने, 7 कैरेक्टर्स थे, तो उन्होंने सबके सब पे ही डिडंट डायरेक्टली उड़ी मार के स्टडी करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, इसके लिए वो सक्सेसफुल भी हुए, राइट। सो व्हाट ही डिड, ही एक्चुअली टुक अ टॉल प्लांट, राइट। अब वो टॉल प्लांट में आपको एक्सियल पोजीशन हो सकता है, राइट, वो आपका इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, येलो, व्रिंकल, दुनिया भर के आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मैं दोनों कैरेक्टर का एग्जांपल दिया, तो टॉल और डॉफ दोनों में ये आपको चीज़ दिख सकती है। सो बेसिकली जब मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा क्रॉस जिसमें आपका क्या हो रहा है, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर आप स्टडी कर रहे हो। आपके कितने कैरेक्टर है, हम सीधे भाषा में समझने का ट्राई करते हैं। हमारे पास कितने कैरेक्टर है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या, जैसे एक हमको मिलेगा टॉल तो दूसरा हमको मिलेगा डॉफ, कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं है। और ऐसा हमारे ऐसे डोमिनेंट के कितने कैरेक्टर है, 7, और रिसेसिव के कितने कैरेक्टर है, 7। अंडरस्टूड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब यहाँ पे सिंपल सी बात जो है, अगर आप देखोगे तो क्या बोला गया यहाँ पे, कि हम कोई भी एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, एक कैरेक्टर की, राइट। तो हम क्या यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे मेंडल ने फर्स्ट जो कैरेक्टर था वो क्या लिया था, हाइट, क्या है, हाइट, ओके। तो अब देखोगे तो एक पूरा प्योर टॉल प्लांट है और एक डॉफ प्लांट है, राइट। मतलब समझ लो एक प्रॉपर टॉल प्लांट है और एक प्रॉपर छोटा सा प्लांट है, राइट, डॉफ। अब ये देखो, ये होमोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स अगर आप देखोगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये हो गया हमारा जीनोटाइप, ये हो गया हमारा जीनोटाइप, ठीक है, दिस इज अवर जीनोटाइप। और बाहर से दिखने में क्या है, ये दिखेगा टॉल और वो दिखेगा शॉर्ट। तो अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, उन्होंने एक डॉफ प्लांट लिया, दोनों को उन्होंने ब्रीड किया, राइट। तो उनको लगा हाँ ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ प्लांट टॉल मिलेंगे, कुछ प्लांट डॉफ मिलेंगे, कुछ प्लांट इंटरमीडिएट कैरेक्टर के मिलेंगे। जैसे अगर एक इफ यू हैव अ डार्क पर्सन, इफ यू हैव अ वेरी फेयर पर्सन, तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सारे के सारे, मतलब सॉरी, कुछ क्या रहेंगे, ब्लैक हो सकते हैं, कुछ ब्राउन हो सकते हैं, कुछ आपके सावले हो सकते हैं, कुछ आपके फेयर हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, राइट। बट टू मेंडल सरप्राइज, यहाँ पे क्या हुआ, उसने एक टॉल प्लांट लिया, उन्होंने एक डॉफ प्लांट लिया, लेकिन सारे के सारे प्लांट F1 जनरेशन में टॉल मिले। क्या मिले, टॉल। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है सर कि टॉल मिला। अभी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ ये प्यूनेट स्क्वायर कैसे करते हैं। कैपिटल टी, ध्यान देना, कैपिटल टी, एक मेल एक फीमेल, तो समझो टॉल प्लांट हमने मेल लिया, यहाँ पे आपने फीमेल ले लिया। अब मैं जब इसको समझता हूँ ना, मैं इसे याद रखता हूँ कि हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, कामयाबी की सीढ़ी, स्मॉल टी, मतलब कैसे, यहाँ से गए यो क्या हूँ, ठीक है। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर यहाँ से कुछ याद आ रहा है ऐसे, तो सीढ़ी चढ़ रहे, इधर एक, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्लियर। पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी, नो सर, क्योंकि हमको पता होना चाहिए, पता कि ये क्या है, रिसेसिव है, डॉफ क्या है, रिसेसिव है। अब आप बोलोगे सर कैसे मालूम पड़ा आपको डॉफ रिसेसिव है, हाँ ना, तो वही तो हमको फाइंड करना है यहाँ पे, राइट। लेकिन आप जब कभी भी लिखोगे, अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा, तो यहाँ पे हमने डॉफ को डी नहीं लिखा, हमने स्मॉल टी लिखा है। टी का तो मतलब टॉल होता है, तो इसका मतलब क्या है कि टॉल क्या है, डोमिनेंट है। अब ये कैसे पता चला कि टॉल डोमिनेंट है ना। लेट्स स्टार्टिंग से करते, क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मेंडल ने 2 प्लांट लिए, एक टॉल लिया, एक डॉफ प्लांट लिया। तो टॉल प्लांट लिया, एक डॉफ प्लांट लिया, अब दोनों को क्या क्या क्रॉस किया, तो हमको कॉम्बिनेशन क्या मिले,
अब आप सब यहाँ पे जो भी बच्चे रहेंगे आपको लगेगा सर सिंपल सी बात है, सारे के सारे प्लांट मुझे क्या मिले यहाँ पे, आपको हाइब्रिड मिले, क्या मिले, क्या मिले, हाइब्रिड मिले। बट भाई अब ये हमको दिख रहा है कि ये सब भले ही टॉल प्लांट है लेकिन इसके अंदर इनके अंदर डॉफ कैरेक्टर्स भी दबा हुआ है। लेकिन मेंडल को क्या दिखेगा, एक प्योर टॉल, मतलब एक एक जो टॉल प्लांट है और जो बच्चा जो सारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए वो भी सारे क्या है, टॉल प्लांट है। समझ रहा है? अब वो प्लांट तो ऐसे नहीं बोलेगा ना, हाँ मैं एग्जैक्ट ये प्योर टॉल प्लांट जैसा दिख रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट ये प्योर ये जो प्लांट है वो ऐसा नहीं बोलेगा, हाँ मैं एग्जैक्ट ये प्योर टॉल जैसा दिखता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरे अंदर स्मॉल जो डॉफ है उस मतलब सॉरी स्मॉल डॉफ की बात है, डॉफ के कैरेक्टर्स भी है। क्योंकि ये कैसे मालूम पड़ता है, इसको देख के ना, जीनोटाइप को देख के, लेकिन मुझे बाहर दिखेगा क्या, फिनोटाइप। समझ रहे हो? एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो अगर डैड का हाइट ज़्यादा है, मॉम की हाइट अगर छोटी है और सारे बच्चे टॉल हो रहे, तो हम क्या बोलते हैं, अरे सारे बच्चे जो है ना वो डैड पे गए। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि मॉम का हाइट का कैरेक्टर उनके अंदर नहीं है? जी हाँ, नहीं, राइट। मॉम का हाइट का कैरेक्टर है लेकिन वो दबा हुआ है। मैं बोल रहा ना आपको, डेफिनेशन आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। तो डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है जो दिखने में आता है, अंडरस्टूड? डोमिनेंट वो कैरेक्टर है, राइट, विच मास्क द रिसेसिव कैरेक्टर, विच मास्क द रिसेसिव कैरेक्टर, राइट। और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? विच गेट्स मास्क्ड बाय द डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब है वो। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा, आगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर है, ये हमने 9th में भी आपको ये बेसिक था, तो ध्यान दीजिए। सिंपल सा 2 प्लांट लिया, एक टाइम पे हाइट हो सकता है, सीड शेप हो सकता है, सीड कलर हो सकता है, फ्लावर पोजीशन हो सकता है, राइट, पॉड शेप हो सकता है। लेकिन मेंडल ने बोला हम 2 प्लांट ले रहे, तो हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, हम हाइट देखेंगे। तो हाइट देखने से क्या मालूम पड़ा, एक प्योर टॉल प्लांट लिया, एक डॉफ प्लांट लिया। इसको मैं प्योर बोल रहा हूँ बिकॉज स्मॉल टी, राइट, हाइब्रिड नहीं है। ये भी क्या, कैपिटल टी, ये भी हाइब्रिड नहीं है। जब इन दोनों क्रॉस किया सर, क्रॉस करने के बाद क्या मिला, सारे के सारे प्लांट टॉल मिल गए। तो मेंडल बोला यार सारे प्लांट टॉल मिल गए, कोई भी डॉफ नहीं मिल रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या कि इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है क्या। अब इसके बाद मेंडल ने बहुत इंटेलिजेंट चीज़ की। क्या इंटेलिजेंट चीज़ किया उन्होंने जितने भी जो ये थे ना, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, जो भी बच्चे हैं, जो भी छोटे प्लांट्स ग्रो हुए, इनको आपस में ब्रीड किया, सेल्फिंग किया। इनको आपस में क्या किया, सेल्फिंग, मतलब क्या, ब्रीड किया, ठीक है। तो क्या मिला देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम सेल्फिंग करते हैं, ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, सर अगेन जो यहाँ पे जो चेकर बोर्ड मैंने यहाँ पे बनाया ना, कहाँ गया ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। समझा नहीं तो आप बोलोगे सर ने सिर्फ नॉर्मली सब बता दिया। तो ये जो पूरा पार्ट है ना सर, इसको हम क्या बोलेंगे, पुनेट स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, चलो बढ़िया, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, पुनेट स्क्वायर है। इससे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो। इससे क्या मालूम पड़ता है, सारे के सारे प्लांट्स क्या मिलेंगे, टॉल। लेकिन क्या ये प्योर टॉल है? नहीं, ये क्या है सर, हाइब्रिड टॉल है। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइब्रिड टॉल। लेकिन वो तो आपको जीनोटाइप देख के मालूम पड़ा ना, जीन्स देख के मालूम पड़ा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। लेकिन बाहर से क्या दिख रहा है, सेम डिक्टो ये टॉल प्लांट जैसा, ठीक है। तो आगे क्या किया मेंडल ने, कैपिटल टी, स्मॉल टी लिया, उसको 2 बार, मतलब ऑब्वियसली कहाँ गया, अगेन हम अपना ये लेते हैं। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, अगर आपको याद है वही पुनेट स्क्वायर करते, कैपिटल टी, स्मॉल टी, एक मेल एक फीमेल, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब दोनों को मैं क्रॉस करूंगा तो क्या मिलेगा, क्या में भी की सीढ़ी चढ़ना है, कैपिटल टी, लेट्स स्टार्ट। कहाँ गया, यस हियर, कैपिटल टी, फिर क्या आएगा आपका, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी लिखना नहीं है क्योंकि डोमिनेंट की बात है, राइट। तो क्या आएगा, पहले कैपिटल क्योंकि डोमिनेंट, फिर स्मॉल टी, राइट। अब सर यहाँ पे देखो कुछ तो झोल हो रहा है। क्या झोल हो रहा है, ये यहाँ पे मेंडल भी शॉक हुए क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिला, स्मॉल टी, ऐसे आया। तो मेंडल, अभी देखो, अब मेंडल के सामने क्या दिखा, पहले एक टॉल था, एक डॉफ था, दोनों को ब्रीड किया, क्या मिले, सारे के सारे प्लांट टॉल मिले। तभी कोई डॉफ दिखा ही नहीं, तो बोला डॉफ का कैरेक्टर गया, तो गया कहाँ पे। अब दूसरी जनरेशन में हमको मालूम है हाइब्रिड है,
लेकिन सारे के सारे प्लांट मेंडल को क्या दिख रहे, सारे के सारे प्लांट टॉल दिख रहे। अब उसमें क्या हमको मिला, आपको 25% आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको प्योर टॉल मिलने का चांसेस है। 50% आप देखोगे तो क्या आपको हाइब्रिड टॉल मिलेंगे, और 25% आपको क्या मिलेंगे, डॉफ मिलेंगे। देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया। तो कैपिटल टी कैपिटल टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी डॉफ। अब अगर मैं फिनोटाइप बात करूँ, फिनोटाइप मतलब बाहर दिखने के हिसाब से अगर मैं देखूँ, फिनोटाइप के हिसाब से मुझे कितने टॉल मिल रहे हैं यहाँ पे, एक 1, ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, तीनों टॉल ही है। तो 3 टॉल है और 1 डॉफ, राइट। और जीनोटाइप अगर मैं देखूंगा, प्योर जीनोटाइप देखूंगा कि भाई अच्छे से बताओ, बाहर से भले टॉल दिखे लेकिन एक्चुअल में कौन प्योर है और कौन हाइब्रिड है, तो वो बताओ कैसे बताएंगे सर। एक है ना हमारा प्योर टॉल है, जी हाँ बढ़िया, राइट। 2 हमारे हाइब्रिड है, मैंने यहाँ पे भी बनाया, ठीक है, राइट, टॉल है। और एक हमारा क्या है, डॉफ है। तो यहाँ पे शॉक की बात क्या थी पता है क्या, यहाँ पे शॉक की बात ये थी कि सारे के सारे प्लांट टॉल थे, लेकिन एक आपको डॉफ आया, एक आपको डॉफ आया। इससे क्या मालूम पड़ा कि जब भाई फर्स्ट जनरेशन में भले ही यहाँ पे से दिखता हो कि सारे सारे प्लांट टॉल आए, लेकिन उसके अंदर दबा हुआ रिसेसिव कैरेक्टर डॉफ भी था। क्योंकि अगर वो दबा हुआ नहीं होता, अगर वो होता ही नहीं, तो क्या हमको मिलता ये, क्या हमको सेकेंड जनरेशन में मिलता डॉफ? नहीं। तो इससे प्रूफ हो गया कि फर्स्ट जनरेशन में तुमको जो सारे प्लांट्स मिले थे वो आपके प्योर टॉल नहीं थे, बल्कि वो आपके क्या थे, हाइब्रिड टॉल थे। वो आपके क्या थे, हाइब्रिड टॉल। ये प्रूफ हो गया, अंडरस्टूड, ठीक है। अगर किसी को चाहिए रहेगा कि प्रॉपर्ली बताओ सर, तो मैं चलो बता देंगे हम लोग। यहाँ पे सिंपल सा है कि हुआ क्या था, और एक बार रिवीजन। मेंडल ने भाई एक कैपिटल टी लिया और एक स्मॉल टी लिया, दोनों को क्रॉस किया। चलो क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, क्या मिला हमको यहाँ पे हम देखेंगे तो व्हाट डिड वी गेट, वी गॉट पहले काम है BCD, ये कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे टी नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो सब बोलोगे हाँ टी, हम सबको मन में टी है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि पहला क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारे प्लांट क्या आएगा F1 जनरेशन में, सारे के आप क्या है, टॉल प्लांट्स, ठीक है, ऑल वेर टॉल प्लांट्स। लेकिन हमको मालूम है ये क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। मेंडल को नहीं मालूम था, ठीक है। लास्ट में फिर मेंडल ने जब हमको बताऊंगा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको भी हम सेल्फिंग करेंगे F2 जनरेशन में, तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमको फिनोटाइप देखेंगे तो 3 टॉल मिला, 1 डॉफ मिला, ये वाला, ठीक है, 1 डॉफ मिला। और जीनोटाइप देखेंगे तो हमको क्या मिला, 1 टॉल, 2 हाइब्रिड, 1 प्योर डॉफ। तो इससे ये मालूम पड़ा कि जो टॉल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, और जो डॉफ कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। एक्चुअल में 3:1 आया, ये आप देखोगे प्रॉपर्ली मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, 1-2 बार नहीं, ऐसे हजारों प्लांट्स पे एक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तब जाके मेंडल ने बताया आप कि हाँ भाई टॉल आपका डोमिनेंट है, डॉफ आपका रिसेसिव। जस्ट इमेजिन हजारों प्लांट पे करना कंटिन्यूसली, और ध्यान देना है, डोंट यू थिंक कितना मतलब प्योर पैशन स्टडी के लिए, राइट। इतना ही नहीं, ऐसा उन्होंने 7 कैरेक्टर में किया था, तो आप सोचो कितने हजारों प्लांट्स पे किया रहेगा, और हर एक कैरेक्टर अलग अलग किया, तब जाके बताया कि भाई टॉल डोमिनेंट है, डॉफ रिसेसिव है। ऐसे अगर आप सीड कलर लोगे बराबर, तो आपको मिलेगा जैसे येलो ग्रीन, तो ऐसे आपको येलो भी 3:1 और ग्रीन भी आपको 1:, ग्रीन येलो 3 और ग्रीन 1, फिर जीनोटाइप 1:2:1। ऐसे आप सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो इससे ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद फिर मेंडल ने मतलब 3 लॉ दिए, जिसमें से एक लॉ आपको अभी चाहिए तो मैं बताऊंगा, वापस हम रिवीजन करेंगे, लेकिन बता रहा हूँ कि जब भी 2 आपके व्हेनेवर 2 पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, जब भी आपके 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपके क्रॉस होते हैं, द कैरेक्टर दैट अपीयर्स एट द फर्स्ट जनरेशन, कौन सा फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर अपीयर हुआ, टॉल, तो टॉल वुड बी डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर आपका फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है, जो कैरेक्टर आपका सेकेंड जनरेशन में दिखता है, लास्ट में दिखता है, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सिंपल सा है, इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, यू विल अंडरस्टैंड। टॉल, डॉफ, सारे प्लांट्स टॉल आए, राइट, दिखने में टॉल थे, लेकिन हमको मालूम था उसके अंदर हाइब्रिड है, मेंडल को नहीं मालूम था, दोनों को क्रॉस किया,
राइट। क्रॉस करने के बाद अगेन मतलब जो बच्चे थे उनको भी क्रॉस किया, तो हमको क्या मिले, एक 3 टॉल मिले, एक डॉफ मिला। तो डॉफ क्यों दिखा, दिखने में तो सारे टॉल प्लांट थे, इसका मतलब जो भले ही वो टॉल प्लांट दिख रहे लेकिन उसके अंदर दबा हुआ डॉफ कैरेक्टर भी है, और वो कब दिखा हमको, लास्ट में। तो इससे कंक्लूड हो गया क्योंकि बीच में तो अगर डॉफ कैरेक्टर नहीं होता F1 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में डॉफ दिखता नहीं था। और अगेन डॉफ कब दिखेगा, रिसेसिव देखो, जब ये और ये सामने रहेंगे तभी ये आएगा स्मॉल टी, क्योंकि कभी भी इसके सामने डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा तो डेफिनेटली वो नहीं आने वाला है। सो दिस वॉज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर। अब इसका आगे वाला जो पार्ट जो डायहाइब्रिड क्रॉस है हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, ठीक है। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, राइट। जेन्युइनली कमेंट, राइट, कि कैसा लगा आपको, कुछ आपको अपने साइड से क्लियर करना है, राइट, कुछ जेन्युइन कमेंट है तो प्लीज़ डू कमेंट, लेट मी नो, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, विल एंड इट हियर, ओके। थैंक यू बच्चों, टाटा।